नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 1 का लैंग्वेज 2 जो कि इंग्लिश है, उसका हल मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूं और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी आपको पूरी तरह से मज़ा आएगा और यह वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस की तरह होगा। स्पेशली सीटेट के लिए तो यह एक आपके लिए एक्सपीरियंस वाला होगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस जो पेपर होता है इसमें 15 प्रश्न जो होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के, और 15 प्रश्न पेडागोजी से होते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चंस बताने वाला हूं, क्योंकि उसका तो आंसर आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। पेडागोजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा सो दैट आप इसको समझ सकें। पेडागोजी का पहला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस जॉइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज। तो इसमें उचित विकल्प हो जाएगा सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है वो आपकी वाक्य रचना से संबंधित होता है, और यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिमेंटिक्स भी हो सकता है, लेकिन सिमेंटिक्स जो होगा वो मीनिंगफुल वर्ड्स का कलेक्शन होता है। मीनिंगफुल अगर ये उसका एक स्ट्रक्चर कोई है तो उसे सिमेंटिक्स कहेंगे, अदरवाइज उसको सिंटैक्स कहेंगे। तो इसमें सही आंसर होगा सिंटैक्स। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में 24 होते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि वावेल साउंड कितने होंगे तो वावेल साउंड 20 होते हैं, इसलिए उचित विकल्प होगा, सही विकल्प होगा तीसरा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में किस तरह है। तो इंग्लिश को जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह स्वीकार किया गया है। अगर इसको ये कह दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको सेकंड लैंग्वेज मानेंगे, या तो इसको हम बोल सकते हैं एन एसोसिएटिव लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा अ ग्लोबल लैंग्वेज। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेम एनवायरमेंट। Students are free to plan and present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as and when required. Which approach or method is followed in this क्लास। मतलब यह है कि एक टीचर अपनी क्लास को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करती है और उनको डिस्कस करने के लिए कहती है कि एक टॉपिक है सेव एनवायरनमेंट, इस टॉपिक पर उनको अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स फ्री हैं प्लान करने को और अपने क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने में फ्री हैं, मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। टीचर यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है जहाँ पर भी उनको ज़रूरत होती है। यह अप्रोच या मेथड इसको क्या कहेंगे जो क्लास में फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का उपयोग किया गया है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, उनको ज्ञान का निर्माण करने में एक्टिव रखा गया है, उनको नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्टिव रखा गया है। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने नॉलेज को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। A teacher of class 5 brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, "Today let's have fun and read these books for one pleasure. This reading is called." मतलब ये है कि एक टीचर क्लास 4 में कुछ इंटरेस्टिंग बुक लाया और डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट्स के बीच में। तब वो कहता है उनको कि आओ आज मज़े के लिए पढ़ते हैं और इन बुक्स को पढ़ो। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, इस प्रकार की रीडिंग क्या कही जाएगी, तो इस प्रकार की रीडिंग को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर पढ़ा जा रहा है, जो मज़े के लिए पढ़ा जा रहा है। अगर यहाँ पर पोस्ट रीडिंग की बात हो तो पोस्ट रीडिंग तब होगा जब क्लासरूम में टीचर ने पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड कोई बुक दे दिया, इसको पढ़ो, इससे तुम्हारा नॉलेज और बढ़ेगा, तो वो होगा पोस्ट रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होगा कि उसी टेक्स्ट में ही ध्यानपूर्वक अगर उसको पढ़ा जाए तो इंटेंसिव रीडिंग होगा। एक्सटेंसिव का मतलब टेक्स्ट बुक से बाहर, और प्री रीडिंग का मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ाने से पहले जो नॉलेज दिया जाए सो दैट वो उसको कनेक्ट कर सकें। अगला प्रश्न है, अ 2.5 year old child picks up his sibling's book and looking at the pictures tells a story. The child is, तो इसमें चाइल्ड जो है वो एक इमरजेंट स्टोरी राइटर है, क्योंकि वो स्टोरी राइट करना सीख रहा है, क्योंकि उसको कुछ क्लू मिले हैं, उन्हीं के बेसिस पर एक नई स्टोरी बना रहा है। We move to next question. A teacher of class 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is, एक टीचर है क्लास 3 में, वो पाता है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को
तब समझते हैं अच्छी तरह से जब वो ओरली उसको एक्सप्लेन करे। इस प्रकार की लर्निंग स्टाइल को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की लर्निंग स्टाइल को ऑडिटरी कहते हैं, क्योंकि वो सुन करके काम कर रहा है। इसको ओरल भी कह सकते थे अगर वो ओरल कहे या ऑडिटरी, तो दोनों का मतलब यही होगा कि सुन करके पढ़ाई हो रही है। अगला प्रश्न है, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ऑन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल, विच सब स्किल इज सी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास। मतलब ये है कि एक टीचर स्टूडेंट्स को कहता है एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपना इंटरप्रिटेशन लिटरल लेवल पर क्रिएट करने के लिए कहता है कि अब लिटरल लेवल पर ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाना है। विच सब स्किल इज सी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास, किस सब स्किल का उपयोग जो है टीचर यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है टीचर इन्फेरिंग का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ लिटरल लेवल पर उपयोग कर रहा है, यहाँ अनुमान लगाना है उसको। प्रेडिक्टिंग का मतलब ये है कि हम पहले से जान लें कि शायद इसमें ये कहानी होगी, लेकिन अगर हम पढ़ करके उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं वो होता है इन्फेरिंग, और यहाँ पर समराइजिंग तो हो नहीं रहा है, इसलिए आंसर होगा 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, मतलब ये कि स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग स्टोरीज को इनका जो महत्व ये है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि विकल्प है यूज मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम। दूसरा विकल्प है प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू वर्ड्स एंड डिफिकल्ट वर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड है इसको तो आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि इसमें टीचर के हेल्प के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाई की जाती है, इसलिए इसको तो आप हटा दीजिए। हेल्प टू टीच लिखा है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। यूज मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम, उससे अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, क्योंकि लैंग्वेज को एज अ होल मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन होगा 2। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Before starting a new chapter on the honest woodcutter, the teacher started a discussion with the students on honesty. What is the teacher trying to achieve with this activity? मतलब ये है कि नया चैप्टर ऑनेस्ट वुडकटर को पढ़ाने के पहले टीचर क्या करता है, एक डिस्कशन करता है ऑनेस्टी पर, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के साथ टीचर क्या अचीव करना चाहता है। विकल्प हैं एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, एसेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूज, एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज नहीं चेक कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है, वहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन को गेन करना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करता है, इसलिए सही विकल्प होगा 4था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, द टीचर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुडंट स्पीक इन इंग्लिश। सी इज एक चाइल्ड ने जो है नए स्कूल में एडमिशन लिया, टीचर ने पाया कि वो 4 लैंग्वेज बोल सकता है और वो सरप्राइज्ड होता है इस बात पर, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। वो क्या है? वो क्या है? तो इसमें देखिए वो 4 लैंग्वेज बोल रहा है, 2 से ज़्यादा है, अगर 2 होता तो बाइलिंगुअल होता, यहाँ पर कई हैं इसलिए मल्टीलिंगुअल है। वो मल्टीलिंगुअल है क्योंकि वो कई सारी भाषाएं बोल रहा है, बच्ची बोल रही है। अगला प्रश्न है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words to he should। एक स्टूडेंट है क्लास 5 का, वो पढ़ते समय चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड और अनफेमिलियर वर्ड्स की मीनिंग को नहीं प्राप्त का मतलब नहीं बना पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। विकल्प है इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग, इग्नोर कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। गेस द मीनिंग इन कंटेंट, मीनिंग को गेस करने की कोशिश करनी चाहिए। आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, आस्क द टीचर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पढ़ते समय जो है जो गेसिंग का काम किया जाता है, इन्फेरिंग का काम किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे बच्चा नया नया वर्ड सीखता है, उसको रटना नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वहाँ पर उसकी मीनिंग को पाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गेस द मीनिंग इन कंटेंट इज राइट आंसर, कंटेंट इज राइट आंसर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a teacher of class 5 wishes to teach a complex language structure from the syllabus. She should, एक क्लास 5 का टीचर है, वो चाहता है कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर को जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको वो पढ़ाए, उसको क्या करना चाहिए। She should विकल्प है नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड डिवाइड इट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो ये तो विकल्प नहीं होगा। फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो यहाँ पर विकल्प तो खोजा नहीं जा रहा, उसको पढ़ाना ही है। यूज़ अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको वो ग्रामर गेम का यूज़ करे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। कि आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल, तो रट्टा तो मारना नहीं है, रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल मना किया गया, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। अवॉइड करना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वो गेम के थ्रू बच्चे सीख पाएंगे। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर नॉम चॉम्स्की थियरी द रूल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प्स चिल्ड्रेन टू, मतलब नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के अनुसार लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस
चिल्ड्रन को हेल्प करता है। कैसे? कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकंड लैंग्वेज, कम्युनिकेट करने में, जनरेट ग्रामर रूल, इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स, लर्न सेकंड लैंग्वेज इजीली। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। दोस्तों नॉम चॉम्स्की जी ने जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए यहाँ पर बच्चा जो होगा वो जनरेट करेगा ग्रामर रूल्स को, ये ऑप्शन सही होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विकल्प है इसमें, इट इज़ डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। Children come to school with a teacher of experience and their mother tongue acts like a resource in English, learning English. लास्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, अपने यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और एनसीईआरटी 2005 में साफ साफ लिखा गया है कि मदर टंग जो होगी वो हेल्प करेगी बच्चे को नई लैंग्वेज सीखने में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। मतलब ये है कि बच्चे स्कूल में आता है अपने साथ अनुभवों का खजाना लेकर के, और उसकी मदर टंग जो होगी वो इंग्लिश लर्निंग में रिसोर्स की तरह काम करेगी, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। सो इस तरह से दोस्तों ये पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो शुरू के 15 प्रश्न हैं कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड जो है वो पैसेज पर बेस्ड हैं, उसके लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहें।